Hello students, myself Lalit Vijay, Deputy Director, मोशन एजुकेशनल प्राइवेट लिमिटेड कोटा। महा रिवीजन कोर्स के अंदर आज हम जो चैप्टर लेके आ रहे हैं वो है आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, वही हमारा जो पैटर्न है वो आपको बता भी दिया था, फिर बता देते हैं। क्वेश्चन के थ्रू हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे और मैंने आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन का कलेक्शन लिया है कि उससे आपका चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन हो जाए, आपकी एनसीईआरटी पूरी कवर हो जाएगी और आपके नीट का सिलेबस भी अच्छे से कवर हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मैंने जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी को कवर करते हुए लिए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के मैंने लिए, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन है जिनके एग्जाम में आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग अच्छे से रिवाइज करें। चलिए जी करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये लेके आए हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाइंग फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आइडेंटिफाई द इंटेंसिव क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है कि इनमें से इंटेंसिव क्वांटिटी कौन सा होगा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का पहला क्वेश्चन यहीं से आता है और ये जो इंटेंसिव क्वांटिटी है जब अभी तो चलो एम्स का एग्जाम अलग से नहीं होता, जब एम्स का एग्जाम भी अलग से होता था उस टाइम पे भी इस इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आया करते थे। मतलब फ्रीक्वेंटली इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आते ही रहते थे, नीट के एग्जाम में भी आते हैं। तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इंटेंसिव प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट गिवन है एंथैल्पी, सेकंड टेम्परेचर, थर्ड हमको गिवन है वॉल्यूम और फोर्थ गिवन है पीएच। तो पहले तो हम थोड़ा सा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एक आइडिया ले लेते हैं कि ये बेसिकली क्या होता है। तो आपको बता देते हैं, ये जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है ना, जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है ये जो हमारी जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वेपर प्रेशर, ये सब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। ये जो प्रॉपर्टी है ये ऐसे बोल सकते हैं, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये इनमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जो सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड करती है और कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जो सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है। तो अमाउंट पे जो डिपेंडेंस है उसी के बेसिस पर हमने इन फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और बेटा दूसरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं? जो अमाउंट ऑफ सिस्टम पर डिपेंड नहीं करे वो बनती है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो अमाउंट ऑफ सिस्टम पर डिपेंड करता है उसको बोल दिया जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए क्या बोला हमने? इंटेंसिव प्रॉपर्टी नॉट डिपेंड ऑन मास, नॉट डिपेंड ऑन मास, मास सिस्टम का मास, जो भी आपका सिस्टम है उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है। और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ईपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको बोल दिया जाता है दिस इज द डिपेंड ऑन मास ऑफ सिस्टम, ये सिस्टम के मास पर डिपेंड करता है। तो दो टाइप की होती है, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा होता है हमारे पास में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये दो टाइप की होती है। चलिए जी, अब मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको ऐसे समझाता हूँ, देखो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको भी थोड़ा सा आइडिया भी लग जाएगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि हमारे पास में ये एक सिलेंडर है बच्चों। देखो ये सिलेंडर हमने ले रखा है, ये हमने एक ये समझ लीजिए ये हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है। ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है। ये जो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है इसमें एक गैस फिल कर दी है। सपोज इसके अंदर जो गैस है इसका प्रेशर है P, इसका वॉल्यूम ये है V और इसका टेम्परेचर है T, ये लीजिए। और इसके अंदर N मोल गैस के प्रेजेंट है, गैस का N मोल प्रेजेंट है। अब हमने क्या काम किया, एक ये जो सिलेंडर था ये आपका जो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, मैंने आपसे क्या बोला कि एक काम करें, इसके सेंटर में से इसके दो पार्टीशन कर दीजिए, दो पार्टीशन कर दिया। इसका मतलब हमने इस गैस का जो अमाउंट था, यहाँ पर सिस्टम कौन है? सिस्टम गैस है, तो हमने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे, ये एक कंपार्टमेंट ये हो गया और दूसरा कंपार्टमेंट ये हो गया। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि देखो इसमें जो गैस भरी हुई थी इसमें मोल n थे, अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो मोल क्या आधे आधे हो जाएंगे क्या? तो मोल बोल देंगे मोल इसका भी n/2 हो जाएगा, इसका भी मोल n/2 हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा, अगर अब इसमें जो सिलेंडर है ना, इसमें जो गैस है इसका प्रेशर कितना है? P है। अगर इसका प्रेशर P है, अब आपस में इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो दोनों चैम्बर का प्रेशर क्या होगा? तो प्रेशर तो वो का वही रहेगा, इधर भी प्रेशर P रहेगा और इधर भी प्रेशर P रहेगा। वॉल्यूम इसका V था, आपने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो वॉल्यूम V/2 हो जाएगा। इसका भी वॉल्यूम V/2 हो गया, इसका भी वॉल्यूम V/2 हो गया, ये V/2 हो गया।
टेम्परेचर इसका टी है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो भी टेम्परेचर तो वो का वही रहेगा ना, तो टेम्परेचर आपका वही रहने वाला है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रेशर, आपने देखा कि आपने जैसे सिस्टम का अमाउंट हाफ किया ना, तो सिस्टम का अमाउंट हाफ करने से मोल और वॉल्यूम दोनों तुम्हारे हाफ हो गए, जबकि प्रेशर और टेम्परेचर चेंज नहीं हुए। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है, इन दोनों की बात करें, ये दोनों होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और वॉल्यूम और मोल की बात करें, ये बन गई हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको देखने का तरीका बता दिया है। चलिए एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे हमने क्या किया, देखिए उधर, जैसे हमने क्या किया, एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर में वाटर ले लिया, ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर है। हमने इसके अंदर प्योर वाटर ले लिया है। सुनो, अब प्योर वाटर सपोज हमारे पास 1000 मिलीलीटर प्योर वाटर है, ये प्योर वाटर था 1000 मिलीलीटर, इसमें हमने 1000 ml वाटर ले लिया है और हमने बोल दिया इसका कंसेंट्रेशन बेटा जी 55.5 है, प्योर वाटर है, और इसका जो pH है, इसका pH 7 है, ये pH 7 है। अब मैंने आपसे क्या बोला, इसमें 1000 ml वाटर है ना, इस 1000 ml वाटर को दो इक्वल कंटेनर में डिवाइड कर दीजिए। ये लीजिए, ये दो कंटेनर में डिवाइड कर दिया, और दोनों कंटेनर के अंदर हमने 500 ml वाटर कर दिया, आधा आधा कर दिया। मान के चले इसमें भी 500 मिलीलीटर वाटर है, और सेकंड कंटेनर के अंदर भी 500 मिलीलीटर वाटर, दोनों के अंदर 500 मिलीलीटर वाटर है। अब मैंने आपसे बोला कि दोनों का कंसेंट्रेशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इसका भी 55.5 होगा और इसका भी 55.5 होगा, कंसेंट्रेशन वो का वो रहेगा, pH इसका भी 7 होगा और pH इसका भी 7 होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि हमने सिस्टम का अमाउंट हाफ किया तो ना तो pH चेंज हुआ ना कंसेंट्रेशन चेंज हुआ। इसका मतलब कंसेंट्रेशन और pH दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो ऐसे पता लगता है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, अच्छा जैसे बॉइलिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सब मास पर डिपेंड नहीं करेंगे, तो ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एंथैल्पी की बात करें, एंथैल्पी एक एनर्जी होती है। एनर्जी जो होता है ना, देखो एक फॉर्मूला हम बताया E=mc² होता है, इससे पता लगता है कि एनर्जी मास पर डिपेंड करेगी। तो ऐसे याद रखिए, कोई सी भी एनर्जी हो या एनर्जी की फॉर्म हो या एनर्जी से रिलेटेड कोई भी टर्म हो, वो मास पर डिपेंड करेगी, और मास पर डिपेंड करेगा तो वो होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो चलो इस क्वेश्चन में पूछे हमसे क्या बोला है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन होगा, तो आपको समझ में आ गया। इंटेंसिव क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए आपसे बोला कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन होगा, तो देखिए इसमें मोर देन वन करेक्ट आंसर है। देखिए फर्स्ट क्या दे रखा हमको, एंथैल्पी। एंथैल्पी की बात करें, एंथैल्पी क्या हो, एनर्जी। एंथैल्पी का मतलब क्या, एनर्जी। तो आपको बता देते हैं, एनर्जी हो या एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो, मास पर डिपेंड करेगा, और मास पर डिपेंड करेगा तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो हम बोल देंगे एंथैल्पी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये लिख दिया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वॉल्यूम की बात का अभी भी समझा दिया, मास पर डिपेंड करेगा, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी अभी भी आपको समझा दिया, और pH भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। तो आंसर बोला इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसमें बी और डी दोनों आंसर एकदम सही है, बी और डी। ये मैंने एक से ज़्यादा करेक्ट ले लिया क्योंकि आपको देखना आना चाहिए। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का देखने का तरीका, ये मैंने आपको सिखा दिया। इस टाइप से इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को देखा जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। बच्चा अगर थोड़ा सा जैसे जिस टाइप से एग्जाम्पल हम क्लास में बता रहे हैं ना, अगर वैसे ध्यान रखिए ना, तो ये सारे एग्जाम्पल अपने आप दिमाग में फिट हो जाते हैं। ठीक है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया स्क्रीन पे, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस कैन एक्सपेंड फ्रॉम 100 मिलीलीटर टू 250 मिलीलीटर अंडर अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 atm। द वर्क डन बाय द गैस, आपसे बोला जा रहा है एक गैस है वो 2 atm के गैस एक्सपेंड हो रही है 100 ml से 250 ml तक, वर्क क्या होना चाहिए। तो आपको बता देते हैं कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल जो प्रोसेस होता है उसके लिए वर्क का फॉर्मूला होता है, इरिवर्सिबल के वर्क का फॉर्मूला होता है W माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और इसको बोल दिया जाता है V2 माइनस V1। माइनस पी एक्सटर्नल की बात करें, वो हमको दे रखा 2 atm, ये 2 atm हो गया। V1 V2 की बात करें तो V1 कितना 100 मिलीलीटर, V2 है 250। तो एक काम करते हैं, और 250 में से 100 को माइनस कर दिया, ये जो आया ना ये मिलीलीटर में आया, इसको 1000 से डिवाइड कर दें तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया, और 2 atm में, तो बेटा जी इसका नोट बन जाता है लीटर atm। ये हमारे पास में लीटर atm आ गया, ये लीटर atm आ जाता है। ठीक है, चलिए जी इसको सोल्व करके देखें। 250 में से 100 को माइनस किया तो ये आपका बन जाएगा 250 माइनस 100 किया तो 150 और 150 को प्लस ये माइनस बन जाएगा, 150 का डबल किया तो 300 अपॉन 3000। तो बेटा जी आ गया 0.30, और 0.30 लीटर एटीएम ये आंसर आता है। आंसर आ गया 0.30 लीटर एटीएम। ऑप्शन देखें 4,
अब देखो इसने 0.30 लीटर एटीएम है, आंसर जूल वगैरह में दे रखे, तो एक काम करते हैं इसको जूल में कन्वर्ट कर देते हैं। आप शायद जानते होंगे कि जो 1 लीटर एटीएम होता है, ये कन्वर्जन बच्चों को नहीं आता हो तो ध्यान रख लीजिए, 1 लीटर एटीएम इक्वल टू होता है 101.3 जूल। ये लीजिए 101.3 जूल है, तो लीटर एटीएम को जूल में चेंज कर देते हैं, तो इसको लिखा हमने -0.30 मल्टीप्लाइड बाई 101.3 से मल्टीप्लाई करते जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए अब एग्जाम में जो कैलकुलेशन है एकदम स्मार्टली करनी है, तो देखो ये 101 क्या है, अप्रोक्स अगर 100 भी हो तो 0.30 अगर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या -30 के अराउंड आ रहा, नहीं आ रहा, तो -30 से थोड़ा सा प्लस होगा। अपन 4 ऑप्शन चेक कर लेते हैं क्या क्या दे रखे हैं। देखो एक तो दे रखा है 25, 16 और 5, ये तो हो नहीं सकता। फर्स्ट दे रखा है 30.38, तो आंसर देंगे 30.38 किलो जूल। ये लीजिए आंसर आ गया -38.3 जूल, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब आप कहेंगे सर साइन तो दे नहीं रखा, जो 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन के अंदर केवल हमको एक ही ऑप्शन दे रखा जो 30.38 है। हाँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमको इस पर टिक करके आना है। हाँ, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आए, ऑप्शन ऐसे बना के दे रखे होंगे, एक में दे रखा है +30.38 और एक में दे रखा है -30.38, तो बेटा फिर -30.38 पे टिक लगा के क्वेश्चन को सोल्व करना है हमको। मतलब हमें फिर आंसर में -30.38 को टिक लगाना है। पर यहाँ पर 4 ऑप्शन में साइन के बारे में बोल ही नहीं रखा, तो हमने सोच लिया तो हो सकता है भाई हमसे मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हो, तो हमने उसमें ज़्यादा फिर ध्यान दिया नहीं और हमने मैग्नीट्यूड पे टिक लगा दिया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन देखिए पहले आप, क्वेश्चन दे रखा है A 2 mole of an ideal gas at 2 atm and 27 degrees Celsius are compressed isothermally to half the volume by an external pressure of 4 atm W, Q and del U। ये हमको बताना, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमको दे रखा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, और आपसे क्या बोला गया, आइसोथर्मल है और गैस को हमने कंप्रेस किया है, वो भी कैसे। देखिए अब जैसे ही आइसोथर्मल का क्वेश्चन आता है ना, आइसोथर्मल का क्वेश्चन आते हैं बच्चे के दिमाग में एक सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाता है। वो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है कि यार फॉर्मूला लगा देते हैं W इक्वल टू -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। मतलब मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में ये फॉर्मूला आता है। जैसे ही आइसोथर्मल देखता है उसके दिमाग में फॉर्मूला आ जाता है W इक्वल टू -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। ये उसके दिमाग में, बच्चे के दिमाग में ये फॉर्मूला आ जाता है। पर आपको बता देते बेटा ये फॉर्मूला कब लगाना है, ऐसा नहीं आइसोथर्मल देखते ही फॉर्मूला लगा दिया। ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको आइसोथर्मल तो हो पर आइसोथर्मल के साथ में रिवर्सिबल भी हो। इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा ही कब, जब आपके पास प्रोसेस होना चाहिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल। अगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल है तो ये फॉर्मूला लगाना है। अगर मान लो आइसोथर्मल तो है पर रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है, तो ये फॉर्मूला आपका नहीं लगेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें, गैस का एक्सपांशन हो रहा है, वो भी कैसे लिखा हुआ है, एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 4 atm। इसका मतलब इसमें जो गैस है उसका एक्सपांशन हो रहा है कि जो P एक्सटर्नल है वो 4 atm है हमारा, और जो P एक्सटर्नल है वो तो कांस्टेंट है, और इसके अगेंस्ट गैस का एक्सपांशन हो रहा है। और आप शायद समझते होंगे जब P एक्सटर्नल कांस्टेंट होता है तो प्रोसेस होता है इरिवर्सिबल। इसका मतलब यहाँ जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है आइसोथर्मल, क्वेश्चन हमारे पास इरिवर्सिबल आइसोथर्मल का है। इसका मतलब ये फॉर्मूला तो नहीं लगेगा। और आपको बताया था इरिवर्सिबल प्रोसेस कोई सा भी हो, इरिवर्सिबल कोई सा भी हो, इरिवर्सिबल का मतलब सिंगल स्टेप, और सिंगल स्टेप का वर्क का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू -P डेल्टा V। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगने वाला है। तो पहले तो कॉन्सेप्ट ये समझ में आ जाना चाहिए कि -2.303 nRT log V2 अपॉन V1 लगेगा या -P एक्सटर्नल डेल्टा V लगेगा। तो आइसोथर्मल देखने से काम नहीं चलेगा, आइसोथर्मल के साथ में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल भी देखना पड़ता है। तो अगर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल है तो आपको क्या बता रखा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस कोई सा भी हो, एक ही फॉर्मूला बना हुआ है -P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो ये लिखा हमने -P एक्सटर्नल डेल्टा V, -P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये लीजिए ये P एक्सटर्नल और ये डेल्टा V, ये V2 -V1, ये फॉर्मूला लगेगा। क्वेश्चन में देखिए अब P एक्सटर्नल का वैल्यू तो हमको कितना दे रखा, 4 दे रखा। अब हमको V1 V2 पता लगाना है, तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। V1 क्या दे रखा है, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, वॉल्यूम दिया नहीं पर इसने क्या बोल दिया, गैस कितना है 2 मोल है, इसका प्रेशर 2 atm है और टेम्परेचर 27 डिग्री है। तो इससे हमने इसका V1 निकाल लिया। तो V1 ये लीजिए यहाँ करते सोल्व, आइडियल गैस इक्वेशन होती है P V1 इक्वल टू होता है nRT। यहाँ से अगर V1 निकाला जाए बेटा V1 क्या लिखोगे nRT अपॉन P, ये लीजिए n मोल,
गैस का मोल कितना गिवन है, तो गैस का मोल 2 दे रखा है, ये 2 दे रखा है। वॉल्यूम हमको लीटर में लाना है, जब वॉल्यूम लीटर में लाना हो तो आर की वैल्यू रखते हैं 0.0821, ये आर आ गया, इंटू टी 27 डिग्री का मतलब ये 300, ये टी आ गया अपॉन प्रेशर, गैस का प्रेशर ये रखा ना 2 atm, ये 2 atm, ये लीजिए यहाँ से हम V1 निकाल लेते हैं, तो देखिए V1 2 से 2 कैंसिल हो गया, इससे अगर V1 निकाला जाए तो बेटा जी V1 आ जाता है 24.6 लीटर, ये जो V1 आ गया। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला, गैस को कंप्रेस करके वॉल्यूम हाफ कर दिया गया है, इसका मतलब V1 अगर 24.6 है तो वॉल्यूम हाफ करने का मतलब बेटा फिर V2 तो आपका हाफ का मतलब 12.3 लीटर आ जाएगा, ये V1 V2 आ गया। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, W को टू माइनस पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल कितना दे रखा है 4, V2 माइनस V1, V2 कितना है आपके पास में 12.3, V1 कितना है ये 24.6 आ गया, इसको सोल्व करें तो ये आ जाता है 49.2 और ये आ गया लीटर एटीएम के अंदर 49.2 लीटर एटीएम। ऑप्शन अगर जूल में कन्वर्ट करें तो जूल में देखा जाए तो ये लिखा जाएगा -49.2, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 101.3 से, तो इसको मैंने जूल में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको सोल्व करें तो जो W है, W हमारे पास आ रहा है -4984 जूल, ये तो हमारे पास वर्क आ गया। ठीक है, अब हमसे और क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है एक इसमें आप वर्क निकाले, आप जानते हैं फ्लोट जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है ना बेटा, डेल्टा ई इक्वल टू होता है Q प्लस W, ये होता है। ठीक है, अब आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल का मतलब डेल्टा ई तो कितना हो गया 0, डेल यू अगर 0 है आइसोथर्मल में डेल यू क्या होगा 0, तो Q इक्वल टू क्या लिखेंगे -W, यानी Q आ जाता है, माइनस का मतलब ये साइन चेंज कर दो तो 4984 जूल आ जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या दें, इसका आंसर दें कि जो वर्क है, वर्क तुम्हारे पास आ रहा है -4984 जूल, ये तो वर्क आ गया। हीट की बात करें, साइन चेंज करते हैं तो हीट आ जाएगा, हीट बनेगा प्लस, एक सेकंड रुकिए, ये माइनस है ना 12.3 में से -24.6 को माइनस किया तो ये माइनस माइनस ही प्लस बन जाएगा, ये प्लस आएगा, ये साइन प्लस आएगा, तो वर्क तो आपका प्लस आ रहा है। और हीट की बात करें तो इसका साइन चेंज करें तो ये बन जाता है ये। ठीक है, तो वर्क तो हमारे पास में प्लस आ रहा है और जो हीट है ये बन जाता है -4984 जूल, ये आपका Q आ जाएगा। और डेल यू की बात करें तो आइसोथर्मल का डेल यू 0, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। सबसे पहले दे रखा है हमको W, तो W है हमारे पास में, W हमारे पास माइनस है प्लस है बच्चों, ये प्लस आएगा। और वैसे भी बताओ आपको, ये जो क्वेश्चन है ये कंप्रेशन का है, आपको आप जानते हैं जब गैस एक्सपेंड होती है ना तो एक्सपांशन का वर्क क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है, और वर्क ऑफ कंप्रेशन तो साइन पॉजिटिव आएगा। तो आप देख पा रहे हैं अपने आप आंसर हमारा तो वैसे भी पॉजिटिव आ रहा है, तो आंसर क्या टिक करेंगे, आंसर टिक कर देंगे बेटा इसके लिए W प्लस और ये माइनस, तो आंसर दिया जाएगा सी आंसर दे देंगे इसके लिए, आंसर दिया जाएगा सी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें बच्चा मिस्टेक क्या करता है, वो जैसे क्वेश्चन पढ़ता है वो फॉर्मूला लगा देता है W इक्वल टू -2.303 nRT log V2 अपॉन V1, पर ये क्यों नहीं लगा, क्योंकि फॉर्मूला कब लगेगा जब आइसोथर्मल के साथ रिवर्सिबल होना चाहिए, और ये क्वेश्चन मेरा आइसोथर्मल इरिवर्सिबल का है, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर, द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर at 373 Kelvin vaporizes against an external pressure of 1 atm। आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास 1 मोल वाटर है, इसका वेपोराइजेशन हो रहा है 1 atm के अगेंस्ट, इसका मतलब फिर वही गैस का इसका एक्सपांशन हो रहा है 1 एटम के अगेंस्ट, इसका मतलब पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, तो ये वही इरिवर्सिबल, तो फॉर्मूला लगा देंगे W इक्वल टू, फॉर्मूला लगाना है W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, ये फॉर्मूला लगता है। और आप शायद ये भी जानते होंगे W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, और आप ये भी जानते होंगे अगर रिएक्शन दे रखा तो जो पी डेल्टा वी है इसकी जगह भी लिख सकते हैं डेल एन जी आर टी, ये भी होता है, हम पी डेल्टा वी की जगह डेल एन जी आर टी भी लिख दिया करते हैं, एक ही बात होती है। जहाँ जिसकी जरूरत हो, अगर वॉल्यूम दे रखा है तो माइनस पी डेल्टा वी लगा दो, और डेल एन जी है तो आप माइनस डेल एन जी आर टी लगा दो, सेम आंसर आता है। अब इसको समझना, ये वाटर का वेपोराइजेशन है, ये लीजिए वाटर H2O लिक्विड किस में चेंज होगा, H2 लिक्विड हमारा H2 गैस में चेंज होगा, वाटर का वेपोराइजेशन हो गया। कितना मोल लिया 1 मोल, इसका मतलब 1 मोल लिक्विड है तो वेपोराइजेशन होगा तो 1 मोल ही वेपर मिलेगा। ठीक है,
अरे 1 मोल का वेपोराइजेशन होगा तो बोलेंगे ना 1 ही मोल मिलेगा, तो इसका भी 1 मोल आ गया, ये गैस का 1 मोल आ गया। हम इसका डेल एन जी निकालें, डेल एन जी क्या लिखोगे, प्रोडक्ट के गैसेस मोल 1, रिएक्टेंट के गैसेस मोल, रिएक्टेंट में तो गैस ही नहीं है तो 0 लेना है, इसका मतलब डेल एन जी 1 आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करें, माइनस डेल एन जी की जगह रखा मैंने 1 आर इंटू टी। आंसर देखिए, आंसर किस में दे रखे हमको, किलो जूल में, तो आर की वैल्यू रखेंगे किलो जूल में, किलो जूल में आर होता है 8.314, ये तो जूल होता है, 1000 से डिवाइड कर दिया तो किलो जूल बन गया, इंटू टी, टेम्परेचर दे रखा है हमको 373 केल्विन, ये 373 केल्विन दे रखा है, तो इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास आंसर किलो जूल में आ जाता है। इसको सोल्व कर लेना बच्चे, ये आ जाता है -3.1 किलो जूल, ये लीजिए आंसर देंगे ए, -3.1 किलो जूल। ठीक है, अब देखना, जैसे थोड़ा सा हटके मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये क्वेश्चन जो होता है ना, जैसे एक तो फॉर्मूला ये है, आपके लिए बहुत काम की चीज बता रहा हूं, जैसे आप जानते हो एक तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, एक सोल्यूशन में आप फॉर्मूला पढ़ते हैं पाई इक्वल टू सीआरटी, सॉल्यूशन चैप्टर में फॉर्मूला था पाई इक्वल टू सीआरटी। चले जी, एक और बात करते हैं, एक आप केमिकल इक्विलिब्रियम में फॉर्मूला बता देते हैं, के पी इक्वल टू के सी आर टी पावर डेल एन जी, एक फॉर्मूला ये भी पढ़ते हो आप, ये भी होता है। और थर्मो में देखें तो थर्मो में एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी आ रहा है, ये भी जानते हो फॉर्मूला, डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आर टी, ये भी होता है। ठीक है, और एक ये और बता रखा हमने, W इक्वल टू माइनस डेल एन जी आर टी, इतने सारे फॉर्मूले हैं, ये हमारे केमिस्ट्री में काम आते रहते हैं। तो देखो पाई इक्वल टू सी आर टी में आप देख पा रहे हैं, आर ओ टी साथ में आ रहा है, पाई इक्वल टू सी आर टी इसमें भी साथ में आ गया, आर ओ टी आर ओ टी या आर ओ टी, आप देख पा रहे हैं आर ओ टी तो बहुत सारे फॉर्मूले में काम में आते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, ये मतलब फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी जगह काम आते हैं, तो मैंने क्या किया भाई, आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना, बस टेम्परेचर की बात करें तो मैंने क्या किया, मैंने आपसे बोला अगर मान लो टेम्परेचर 25 डिग्री है, 25 डिग्री है, 25 डिग्री कहें या 298 केल्विन कहें, बात एक ही है ना। अच्छा आप एक काम करें, ये जो 25 डिग्री है, जनरली जो क्वेश्चन है या तो 25 या 27 पे आते हैं, तो 25 27 को आप एक ही मान लिया करो। तो हमने आपको क्या याद करवा दिया, हमने आपको याद करवा दिया कि 25 डिग्री और 27 डिग्री पर आर ओ टी का जो प्रोडक्ट होता है ना, ये होता है 24.6, ये तो आता है लीटर एटीएम के अंदर, ये तो लीटर एटीएम में आता है। अगर इसको मैं चेंज करता हूँ किलो जूल में तो ये बन जाता है अप्रोक्स 2.46, मैंने राउंड ऑफ करके 2.5 किलो जूल ले लिया, तो ये आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। अगर आपको ये याद है तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो आप कैसे याद कर ले कि 25 डिग्री, आप ऐसे याद करें कि 25 डिग्री या 27 डिग्री पर आर ओ टी का जो प्रोडक्ट होता है 24.6 तो लीटर एटीएम होता है और 2.5 किलो जूल होता है। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है 100 डिग्री पर, तो 100 डिग्री पे आपको बता देता हूँ आर ओ टी का जो प्रोडक्ट है ये बेटा होता है 3.1 किलो जूल। ये डाटा याद कर लोगे तो क्वेश्चन सोल्व इतने बहुत स्पीड से हो जाएंगे आपके। देखो अब इसी क्वेश्चन पे देखें, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर क्या था, W इक्वल टू क्या था, माइनस डेल एन जी आर टी था ना। अब इसी क्वेश्चन पे चले हम, इसी क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा था, हमने फॉर्मूला लगा दिया कि W इक्वल टू माइनस डेल एन जी आर टी लगेगा, ये फॉर्मूला लगा दिया। डेल एन जी की जगह बेटा मैंने 1 रख दिया, आर इंटू टी। मैंने क्वेश्चन को देखा तो क्वेश्चन में टेम्परेचर दे रखा है 100 डिग्री, 100 डिग्री, और आंसर किस में देना, किलो जूल में, तो मैं डायरेक्ट रख देता ना 3.1, तो ये आ जाएगा ना किलो जूल के अंदर। तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही कहाँ रही है, आंसर डायरेक्ट आ जाएगा -3.1 किलो जूल, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन ऐसे करनी थी आपको, ठीक है जी, कैलकुलेशन स्मार्टली करनी है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन दे रखा है अ सिलेंडर, अ 5 लीटर सिलेंडर कंटेन 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे समझते चलते हैं। हमसे बोला एक 5 लीटर का सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर ले लिया, ये लीजिए हमने एक सिलेंडर ले लिया, ये लो जी हमारे पास एक सिलेंडर है, इसने बोला एक सिलेंडर है, हमने सिलेंडर बना लिया, सिलेंडर है, और ये जो सिलेंडर दे रखा है इसमें गैस भरी हुई है, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना दे रखा है, इसने बोला ये तो 5 लीटर है, और गैस का मोल कितना है, तो 10 मोल ऑक्सीजन दे रखा है, ये 10 मोल है, और इसका टेम्परेचर 27 डिग्री पे दे रखा है। चलिए जी,
आगे क्या बोला है, ड्यू टू सडन लीकेज थ्रू द होल, आपसे क्या बोला गया, सिलेंडर में एक होल हो गया, एक सडन लीकेज हो गया, मतलब ये लीकेज हो गया, ये लीकेज हो गया। अब लीकेज होगा तो सारी गैस निकल के बाहर चली जाएगी, और जो बाहर का प्रेशर है वो पी एक्सटर्नल दे रखा है, और इसने बोल दिया कि बाहर का प्रेशर 1 atm है, इसका तो बाहर का प्रेशर 1 atm है, और ये तो कांस्टेंट होगा। तो ऐसा नहीं लग रहा, इसमें से जो गैस है इसका एक्सपांशन हो रहा है पी एक्सटर्नल 1 atm के अगेंस्ट। इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल हो गया है, और इरिवर्सिबल है तो हमें समझ में आ गया फॉर्मूला, तो W = -P डेल्टा V माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी ही हमको लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गैस का जो एक्सपांशन है वो पी एक्सटर्नल 1 atm के अगेंस्ट हो रहा है, और आप जानते हैं अगर पी एक्सटर्नल कांस्टेंट हो, पी एक्सटर्नल अगर कांस्टेंट हो तो प्रोसेस होता है इरिवर्सिबल। ये लीजिए, अब पी एक्सटर्नल तो 1 atm आ गया, अब आपको V1 V2 निकालना है, तो V1 कितना होगा, तो क्वेश्चन में दे रखा ना V1 5 लीटर, तो V2 निकाल लो। क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन है अ 5 लीटर सिलेंडर कंटेन 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन गेट एट 27 डिग्री सेल्सियस due to sudden leakage through the hole, all gas escaped into atmosphere and cylinder got empty. It atmosphere pressure is 1 atm. Work done of the gas. आपसे बोला गया कि सिलेंडर में लीकेज हुआ, सारा गैस निकल के एटमॉस्फेयर में चला गया, सिलेंडर गोट एम्प्टी, सिलेंडर खाली हो गया, सिलेंडर खाली हो गया। अब कई बच्चों के दिमाग में क्या आता है, सर अगर सिलेंडर खाली हो गया तो V2 0 रख दो। अरे भैया W = क्या होता है, -P एक्सटर्नल डेल्टा V होता है ना, वॉल्यूम किसका लेते हैं, सिस्टम का। यहाँ अगर सिस्टम की बात करें, सिस्टम कौन है, गैस है, सिलेंडर है, तो सिस्टम तो गैस है ना भैया, सिलेंडर थोड़ी ना है। वो तो क्या हो रहा है कि गैस सिलेंडर के अंदर भरी हुई है, तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम बन गया, बाकी हम ले तो गैस का वॉल्यूम है ना, सिलेंडर का थोड़ी ले रहे हैं। अब क्या हुआ, लीकेज हुआ तो गैस निकल के बाहर चली गई, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, सिलेंडर खाली हुआ है, गैस थोड़ी ना खाली हुई है, तो V2 0 थोड़ी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि गैस का वॉल्यूम 0 क्यों होगा, बल्कि अब तो पहले गैस सिलेंडर में थी, अब तो गैस सिलेंडर के बाहर निकल के फैल जाएगी ना, तो वॉल्यूम तो V2 तो आएगा ही सही ना, तो वॉल्यूम V2 निकाल लेते हैं। वॉल्यूम V2 कितना आएगा, इसके लिए हमने क्या किया, वॉल्यूम V2 निकालना है तो हमने इसके लिए ये लगा दिया, PV = nRT होता है, तो PV2 = क्या लिखेंगे हम, nR × T। यहाँ से अगर V2 की बात करें तो V2 लिखा जाएगा nRT/P। N क्या है, मोल। हमसे क्या बोला, सिलेंडर खाली हो गया, इसका मतलब 10 के 10 मोल बाहर निकल के आ गए, 10 के 10 मोल बाहर निकल के आ गए, इंटू R, R × T। अब देखो वॉल्यूम लीटर में लाना है, सुनो इधर बच्चों, वॉल्यूम लीटर में लाना है तो R रखेंगे 0.0821 रखेंगे आप, और टी क्वेश्चन में टेम्परेचर कितना दे रखा है 27, तो यार अभी भी बता देना, आर और टी का जो प्रोडक्ट है 25 और 27 पे तो 24.6 तो लीटर एटीएम होता है ना, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, अपॉन पी 1 एटीएम दे रखा है। यहाँ से अगर देखा जाए तो मेरा जो V2 है ना, ये तो डायरेक्ट पता लग गया, 24.6 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा जी ये 246 लीटर आ गया, 246 लीटर आ गया। पी एक्सटर्नल कितना दे रखा 1, V2 की जगह क्या रखेंगे 246 रखा, V1 कितना दे रखा है 5 लीटर, इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है -241 लीटर एटीएम, ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अच्छा आंसर तो किलो जूल में दे रखे हैं, तो चलो ये तो लीटर एटीएम है, -241 इसको हमने 101.3 से मल्टीप्लाई किया तो किस में चेंज हुआ, जूल में, 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये चेंज हो जाएगा किलो जूल के अंदर। मैंने आपसे बोला स्मार्टली कैलकुलेशन करनी होती है, आप इस समझिए। 101.3 अपॉन 1000 यानी ये अप्रोक्स 0.1 होगा, 241 अप्रोक्स 0.1 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये आंसर तो -24 समथिंग आएगा ना। तो चार ऑप्शन देख लीजिए, आंसर दे रखा है सी 24.41, ये आंसर टिक कर देंगे, -24.4 ये किलो जूल में आंसर आ जाएगा। अब माइनस नहीं दे रखा है तो मैग्नीट्यूड की बात कर रखा है तो हमने इस पर टिक लगा दिया। हाँ एक ऑप्शन में प्लस होता, एक में माइनस होता तो फिर तो बेटा सोचने की जरूरत थी ना, हम आंसर माइनस वाले पे टिक लगाते, प्लस पे टिक नहीं लगाते। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पता है और बच्चा क्या मिस्टेक कर सकता है, हम वो भी समझे। ये तो हमने V2 निकालिया, वो क्या क्या मिस्टेक करेगा, सुनो। ये V2 निकालने में गड़बड़ होती है तो मिस्टेक नंबर 1, पहली मिस्टेक तो वो V2 0 रखेगा, तो V2 0 नहीं रखना है, मैंने आपको बता दिया। सिलेंडर खाली हुआ है, गैस खाली नहीं हुई है। दूसरा वो क्या करता है, V2 को इनफाइनाइट रख देता है, वो बोलता है कि सिलेंडर के बाहर गैस आ जाएगी, तो क्या ऐसा थोड़ी ना, सिलेंडर में लीकेज होगा तो पूरी यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में गैस फैल जाएगी, तो V2 इनफाइनाइट नहीं रख सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है ना, तो 10 का क्या होगा, तो 22.4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 22.4 ये लिखिए, बोलते ना 22.4 1 मोल का होता है, 10 मोल का क्या होगा, तो वो 224 रख देते हैं। पर ऐसा कब होगा, जब NT पे STP होगा, और STP कब होता है, जब टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर,
0 डिग्री और क्वेश्चन में दे रखा है 25 डिग्री, मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनेगा, तो V2 निकालने के लिए आपको PV इक्वल टू NRT अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर मिस्टेक होने के बहुत सारे तरीके हैं बच्चे, मतलब हर स्टेप पर कैलकुलेशन मिस्टेक ऐसे हो सकते हैं, हर स्टेप में गलत लॉजिक लगा के और बच्चा आंसर गलत ला सकता है। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 हमारे पास में क्या है? क्वेश्चन हमको दे रखा है, पढ़िए आप। 500 जूल ऑफ हीट वाज सप्लाइड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई कर रहे हैं, सभी बच्चे जानते होंगे कांस्टेंट वॉल्यूम की जो हीट होती है, कांस्टेंट वॉल्यूम की जो हीट होती है Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको बोल दिया जाता है डेल्टा E या इसी को बोलते हैं डेल्टा U। एक तो होता है डेल E, एक होता है डेल H। आप वापस इधर देखिए, एक तो होता है डेल्टा H, एक होता है डेल्टा E। डेल्टा E और डेल्टा U तो एक ही होता है। ये जो होता है ना डेल H, डेल H को क्या बोलते हैं? डेल H का मतलब होता है, डेल H का मतलब होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और जो डेल E है इसको बोल दिया जाता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट आप ये भी लिख सकते हैं QV, कांस्टेंट प्रेशर की हीट आप इसको भी लिख सकते हैं QP। तो जब कभी भी आपसे बोला जाए कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट, इसका मतलब वो डेली के बारे में बात कर रहा है। अगर आपसे बोला जाए कांस्टेंट प्रेशर की हीट, इसका मतलब वो आपसे डेल H के बारे में बात कर रहा है। अब आप दोबारा से क्वेश्चन पढ़ें। 500 जूल ऑफ हीट वाज सप्लाइड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे 500 जूल हीट को सप्लाई कर रहा है। इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब QV आपको क्या दे रखा है? 500 जूल दे रखा है, और जो QV होगा वही तो डेल U होगा ना, कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट। चले जी, हाँ तो क्वेश्चन पढ़े। 500 जूल ऑफ हीट वाज सप्लाइड टू अ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट रिजल्टेड इन द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम फ्रॉम 20 to 25 डिग्री। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? अरे यार ये तो क्वेश्चन इतना आसान है, खुद ने बोला ना कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट है, और कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट को क्या बोलते हैं? डेल E या डेल U, और डेल E क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इसमें तो बेटा जी क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका सीधा आंसर दे दिया जाएगा 500 जूल। डी आंसर टिक कर दिया। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं कई बार तो कि क्वेश्चन में आंसर दे रखा होता है कि क्या टिक करना है, हाँ पर बच्चों को पता होगा तभी तो टिक करके आएगा ना, उसको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि कांस्टेंट वॉल्यूम की हीट को ही डेल E या डेल U बोला जाता है, तो वो अपने आप टिक कर देगा। तो 6 का आंसर देना है डी, डी आंसर आ जाएगा। है ना मजेदार क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लाए आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 10 मीटर क्यूबिक टू 20 मीटर क्यूबिक एट 300 केल्विन and work obtained is 4.754 kilojoule. The number of mole of carbon monoxide will be। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, आइसोथर्मल और साथ में रिवर्सिबल इसने बोल दिया ना। अब ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल बोल रहा है, तो बिंदास हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। आइसोथर्मल रिवर्सिबल का फॉर्मूला होता है वर्क के लिए W इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log V2 अपॉन V1। ये हो गया आइसोथर्मल रिवर्सिबल का फॉर्मूला। ठीक है जी। अब हमसे क्या बोला गया, वर्क कितना ऑब्टेन हो रहा है, तो वर्क बता रहा है ये 4.754, ये वर्क आ गया, ये तो इसका वर्क आ गया, ये तो इसका वर्क की जगह वर्क दिया माइनस 2.303 माइनस 2.303 इंटू N। ठीक है, माइनस की जगह माइनस रखा, 2.30 N। आपसे मोल कितना दे रखा है? मोल। अच्छा क्वेश्चन मोल ही तो बोला जा रहा है ना, एन तो हमको कैलकुलेट करना है, एन कैलकुलेट करना है, आर इंटू टी। देखो बच्चों आर इंटू टी आर। अब ये हमने 4.754 किस में लिया? किलो जूल में लिया ना, तो आर की वैल्यू क्या रखेंगे? ये लिखा जाएगा ना 8.314 अपॉन 1000, ये किलो जूल में आ गया, इंटू टी। क्वेश्चन के अंदर टेम्परेचर कितना दे रखा है? 300 केल्विन, ये 300 आ गया, यहाँ तक पहुंच गए अपन। लॉग V2 अपॉन V1। अब V2 अपॉन V1 क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 10 मीटर क्यूबिक से कहाँ पहुंच गए? 20, तो इसको लिखा जाएगा 20 अपॉन 10, ये 20 अपॉन 10 यहाँ तक आ गए अपन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, वर्क किससे मिला? गैस क्या हो रही है? एक्सपेंड हो रही है। तो अगर गैस एक्सपेंड हो रही है, आपको बताया था वर्क ऑफ एक्सपांशन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो जो वर्क आपने रखा ना 4.74, यहाँ पर रखना पड़ेगा आपको माइनस 4.74। माइनस क्यों साइन लगा है? क्योंकि एक्सपांशन का वर्क है और आप वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस लगाएंगे इसमें। चलिए
इसको देखें तो क्या हुआ, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये log 20/10 क्या बनेगा, log 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2.303 से, और इसको सोल्व करें तो n जो हो रहा है n इक्वल टू आ रहा है मेरे पास में 4.754 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 300, ठीक है। और क्या कर रहा हूं मैं, ये जो ना 2.303 इसको log 2 से मल्टीप्लाई करके और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बताया था हमने, आप जानते हुए काइनेटिक्स में बताया था, ये 0.693 आता है, ठीक है। और ये आ गया 0.693, इसको सोल्व करके हम इसका आंसर ला सकते हैं। तो इसको सोल्व करने से जो n है आपका n आ जाता है, इसका जो n है ये आएगा, आप सोल्व करके देख लेना बेटा, 2.75 मोल, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी फिर बता देता हूं बच्चा क्या मिस्टेक करता है। इसमें क्या मिस्टेक करेगा, तो मिस्टेक देख लो। आप तो ये देखा करो कि क्वेश्चन में गड़बड़ कहाँ होती है हमसे, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दोगे। आप क्या करोगे, ये जो वर्क है ना इसकी जगह 4.745 रखोगे, ऐसा रखोगे, आप माइनस नहीं लगाओगे तो आपका जो n है वो नेगेटिव आएगा। जैसे आपका नेगेटिव आया, नेगेटिव आते फिर आप सोच में पड़ जाएंगे यार नेगेटिव कैसे आ गया है, तो ये क्वेश्चन में फिर गड़बड़ हो जाएगी आपसे, इसलिए नेगेटिव नहीं आएगा। रीजन, क्योंकि गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, और वर्क डन बाय द सिस्टम तो नेगेटिव होता है ना, इसलिए फॉर्मूले में W की जगह रखेंगे -4.754, ये रखना होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। नेक्स्ट है द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन इन बोम किलोमीटर ब्रैकेट में लिखा कांस्टेंट वॉल्यूम was found to be 3263.9 kilojoule per mole at 25 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्वेश्चन है, समझना। आपसे बोला जा रहा है हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इन बॉम किलोमीटर के बाद इसने कांस्टेंट वॉल्यूम बोल दिया, तो आपको बता देते हैं कि बॉम किलोमीटर एक क्लोज कंटेनर होता है। पहले तो हम इसी की बात करें, ये जो बॉम किलोमीटर हमने बोला, बॉम किलोमीटर क्या होता है, तो बॉम किलोमीटर एक क्लोज कंटेनर होता है। बॉम किलोमीटर एक क्लोज कंटेनर होता है जिसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, कोई भी कंपाउंड है उसका हीट ऑफ कंबशन निकालते हैं, वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब हीट ऑफ कंबशन निकालेंगे वो भी किस पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। कांस्टेंट वॉल्यूम क्योंकि क्लोज कंटेनर है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट है इसको बोल देते हैं डेल्टा ई, इसको बोल दिया जाता है डेल्टा ई। इसका मतलब बॉम किलोमीटर एक तरह से हमको डेल ई और डेल यू देता है। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इन बॉम किलोमीटर दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, जब भी कंबशन होगा हीट तो हमेशा रिलीज होगी ना, और रिलीज होगी तो नेगेटिव तो लाना ही लाना है। इसका मतलब क्वेश्चन में जो दे रखा है ना 3263.9, इस किसका वैल्यू है, ये हमको दे रखा है डेल ई, तो डेल ई का वैल्यू दे रखा है। अब बोला ना कंबशन होगा तो हीट रिलीज होगी, तो इसको रखा जाएगा माइनस से लगाना है 3263.9 किलोजूल पर मोल, ये हमको क्वेश्चन के अंदर डेल ई गिवन है। और हमसे क्या बोला गया, 25 डिग्री पे दे रखा और हीट ऑफ कंबशन पूछा कांस्टेंट प्रेशर पर, यानी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि हमसे डेल्टा एच पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला तो हमको याद हो गया, फॉर्मूला लगा देंगे, डेल एच इक्वल टू होता है डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर डेल एन जी निकालना पड़ेगा। अब डेल एन जी के लिए क्या करें, हम बेंजीन की कंबशन की रिएक्शन बनाते हैं। तो देख लीजिए बेंजीन का कंबशन लिखने जा रहा हूं मैं, ये बेंजीन C6H6। कंबशन की रिएक्शन लिखने का तरीका क्या है, जिसका भी कंबशन करवाना हो उसको O2 के साथ रिएक्ट करा दो और प्रोडक्ट बना दीजिए CO2 प्लस H2O, ये लीजिए CO2 प्लस H2 बना दिया। सबका फिजिकल स्टेट लिखो। क्वेश्चन में टेम्परेचर कितना दे रखा है 25 डिग्री, तो 25 डिग्री की बात करें तो 25 डिग्री पे बेंजीन लिक्विड होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, CO2 गैस होगा और H2O 25 डिग्री पे तो ये लिक्विड ही होगा। इसको बैलेंस करें, आप जानते होंगे हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम फॉलो करते हैं CHO। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को, फिर ऑक्सीजन को। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 6 कार्बन है, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो कार्बन बैलेंस हो गया। सेकंड नंबर पर हाइड्रोजन आ गया, इधर कितना हाइड्रोजन है 6, तो यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6 हो गया। थर्ड नंबर पर हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन है 12 + 3 15, यहाँ लिख दिया जाता है 15/2, ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। आप इसका डेल एन जी निकाल सकते हो, डेल एन जी। डेल एन जी क्या होता है, अब प्रोडक्ट के गैसेस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसेस मोल। आप देखिए प्रोडक्ट के गैसेस मोल 6 है, H2O का तो लेंगे नहीं क्योंकि तो वो तो लिक्विड है।
और रिएक्टेंट में गैसेस मोल कितना है 15/2 है, इसको सोल्व करें तो ये आ जाता है -3/2, उसका डेल एन जी -3/2 आ गया। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आर टी। ठीक है जी बेटा, डेल ई क्वेश्चन में दे रखा है, डेल ई कितना हमारे पास -3263.9, ये तो डेल ई आ गया। डेल एन जी की बात करें, डेल एन जी है -3/2 आर इंटू टी। देखो ये हमने किलो जूल में लिया है तो आर इंटू टी भी किलो जूल में ले सकते हैं। टेम्परेचर कितना 25 डिग्री, तो 25 डिग्री पे 2.5 आएगा, नहीं आएगा 2.5 आएगा। इसको सोल्व करें, -3263.9 माइनस 2.5 का हमने 3 टाइम्स किया, 2.5 का हमने क्या किया 3 टाइम्स किया, तो 2.5 का 3 टाइम्स क्या होगा 7.5, 7 का हाफ करें तो ये बन जाता है 3.75। आप इसमें ऐड करें तो 3263.75 में इसको ऐड करें, वैसे भी ऑप्शन देखने से पता लग जाता है -6 पॉइंट, ये तो हो नहीं सकता, आप इसको ऐड करेंगे तो ये 6-7 अराउंड ही आएगा ना, तो आंसर ये दिया जाएगा, ये सेकंड ये आंसर आ जाता है -3267, ये बन गया -3267.6, ये इसका आंसर आ जाता है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली डेलीस और डेली पे जो रिलेशन है उस पर बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी इंक्रीजिंग, आपसे बोला जा रहा है किस प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी इंक्रीज होगी। ऑप्शन चेक करते हैं 1 by 1। फर्स्ट दे रखा है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन, मतलब ये बोला है कि आपके पास में एक शुगर का सॉल्यूशन है, उसमें से आपने क्रिस्टल को सेपरेट कर दिया। देखो अगर हमारे पास में शुगर का सॉल्यूशन है तो ये सॉल्यूशन आपने बना दिया, शुगर सॉल्यूशन है, अब आप इससे क्या करें शुगर का क्रिस्टल्स बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे एक्वस हमने सॉलिड बना दिया, और एक्वस से सॉलिड बनेगा तो एक्वस के अंदर तो क्या होगा, जब सॉल्यूशन होगा तो उसके अंदर तो रेंडमनेस ज़्यादा होगी, जब सॉलिड बनेगा तो रेंडमनेस क्या होगी कम होगी ना, तो इसका मतलब जो क्रिस्टलाइजेशन का फिनोमिना है उसके अंदर तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है, तो आंसर क्या देंगे फर्स्ट वाले में, तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है, ये लीजिए। सेकेंड N2+3S2, N2+3S2 क्या बना दिया 2Na बना दिया। अब देखो जब रिएक्शन आ जाती है तो रिएक्शन में कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, अब ये देखिए रिएक्टेंट में कितने गैस के मोल है तो 4 है, प्रोडक्ट में कितना बना 2, इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते समय आपके नंबर ऑफ गैसेस मोल डिक्रीज हो रहे हैं। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते समय नंबर ऑफ गैसेस मोल, केवल गैसेस मोल देखना है, आप रिएक्टेंट से कहाँ जा रहे हैं प्रोडक्ट की ओर जा रहे हैं, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाते समय अगर नंबर ऑफ गैसेस मोल डिक्रीज हो रहा है इसका एंट्रोपी डिक्रीज होगा, नंबर ऑफ गैसेस मोल बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा। अच्छा इससे भी आसान तरीका बताता हूं, देखो तो यहां पर क्या हो रहा है रिएक्टेंट में गैसेस मोल कितना 4, प्रोडक्ट में कितना हुआ 2, नंबर ऑफ गैसेस मोल कम हुआ तो एंट्रोपी भी डिक्रीज होगा, इसमें डिक्रीज होगा। आप चाहे तो एक और कंसेप्ट लगा सकते हैं, एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है, आप रिएक्शन का डेल एनजी निकाल लो, अगर डेल एनजी ग्रेटर देन 0 होता है, अगर डेल एनजी ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ेगा, या से बोल दो डेल्टा एस उसका पॉजिटिव होगा। हाँ अगर रिएक्शन का डेल एनजी नेगेटिव आ रहा है, डेल एनजी नेगेटिव आ रहा है तो आप क्या बोलेंगे डेल एस भी नेगेटिव होगा, मतलब एंट्रोपी डिक्रीज होगा। तो आप देखें जो बी है, बी का डेल एनजी कितना आएगा, प्रोडक्ट के गैसेस मोल 2, रिएक्टेंट के गैसेस मोल 4, तो 2 में से 4 माइनस किया तो -2, इसका डेल एनजी नेगेटिव, डेल एस भी नेगेटिव, एंट्रोपी डिक्रीज होगा। सी हमने ले लिया रेस्टिंग ऑफ आयरन की रेस्टिंग। अब देखो आयरन की जो रेस्टिंग है ना, इसमें आप समझिए कि जो आयरन है इसकी जो रेस्टिंग होगी तो ये पाउडर फॉर्म में आयरन पहले सॉलिड होता है, अब ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब इसके बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी तो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो रेंडमनेस तो बढ़ेगी ना, तो आंसर क्या देंगे सी, रेस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ठीक है, आपसे ये तो पूछ रहा है ना किस में इंक्रीज होगा, तो आंसर दिया जाएगा सी। हाँ डी जो दे रखा है ना S2+I2 से 2H है, इसका डेल एनजी कितना है 0, तो हम इसमें बता नहीं सकते इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ठीक है, इसलिए आपसे तो बोला गया इंक्रीजिंग, आंसर दिया जाएगा सी, रेस्टिंग ऑफ आयरन की रेस्टिंग में एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अगर कोई भी रिएक्शन आपको दे रखे हो तो रिएक्शन को देख के पता लगा सकते हैं ना, अगर उसका डेल एनजी पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, अगर डेल एनजी पॉजिटिव आ रहा है, जैसे मैंने आपसे पूछा, ये लीजिए एक एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब PCl5 गैस है, इससे हमने बना दिया अब PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस बना दिया। अब बताओ बेटा इसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो मैं इसका डेल एनजी निकाल लूंगा, इसका डेल एनजी निकाला, डेल एनजी क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो बोल दूंगा इसका डेल्टा एस भी क्या होगा पॉजिटिव आएगा, मतलब इसमें एंट्रोपी इंक्रीज होगा। इस टाइप से ये कॉन्सेप्ट होता है जिससे हम एंट्रोपी का पता लगा लेते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया है, वन मोल ऑफ अ परफेक्ट गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली टू टू 10 टाइम्स इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज कितना होगा, आइसोथर्मल का क्वेश्चन है और आपको याद होगा आइसोथर्मल की एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसको याद कैसे करोगे, देखो उधर फॉर्मूला याद करना सिखाता हूं। डेल्टा एस इक्वल टू होता है बेटा, डेल्टा एस जो होता है ना, डेल्टा एस इक्वल टू होता है क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, याद है ये फॉर्मूला, याद है। क्यू रिवर्सिबल आना है, आप ये भी जानते होंगे कि जो आइसोथर्मल होता है, आप जानते होंगे आइसोथर्मल का जो वर्क होता है, रिवर्सिबल का जो वर्क होता है, ये होता है -2.303 NRT log V2 अपॉन V1। बच्चों को वर्क का फॉर्मूला तो याद रहता है पर एंट्रोपी का नहीं रहता है, इसलिए मैं वर्क से एंट्रोपी निकालना सिखा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एंट्रोपी चेंज वाला। ये वर्क का फॉर्मूला है ना। अब आप ये भी जानते होंगे कि जो आइसोथर्मल होता है, आइसोथर्मल में डेल्टा ई तो जीरो होता है ना। जब डेल्टा ई जीरो होगा तो फ्लोट में रखेंगे तो क्यू इक्वल टू क्या -W आएगा। इसका मतलब अगर हम क्यू रखना चाहें तो इसका जो क्यू रिवर्सिबल होगा, इसका क्यू रिवर्सिबल क्या होगा, वर्क का साइन चेंज कर दो तो ये बन जाता है +2.303 NRT log V2 अपॉन V1। ये लीजिए V2 अपॉन V1 आ गया। चले जी, यहाँ पुट करें क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, तो इसको टी से डिवाइड कर दिया जाए तो डेल इज इक्वल टू आता है 2.303 NR, टी तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा log V2 अपॉन V1। हम यहाँ तक पहुँच गए। सोल्व करें 2.303, क्वेश्चन के अंदर मोल कितना दे रखा है, 1 मोल, ये 1 रख दिया है, आर की जगह हमने आर रख दिया है, इंटू log V2 अपॉन V1। आपसे क्या बोला, 10 टाइम्स एक्सपेंड हुआ तो V2 अपॉन V1 की जगह क्या बोला, 10, ये लिख दिया हमने 10, ए log 10 तो 1 आता है। इसको सोल्व करें तो ये बन जाएगा 2.303 आर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में आर की फॉर्म में दे रखा है इसलिए आंसर दिया जाएगा 20 का आंसर दे देंगे। ये एंट्रोपी वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस फॉर्मूले को याद करने का बहुत आसान तरीका बता देते हैं, आपको जिसे सोल्व करके सिखा दिया है। कैसे करें कि आपको आइसोथर्मल रिवर्सिबल का वर्क का फॉर्मूला याद होता ही है, तो वो जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल का जो वर्क का फॉर्मूला है ना, वो जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल का वर्क का फॉर्मूला है, उस वर्क के फॉर्मूले में से क्या काम करें, वो जो वर्क है उस वर्क के फॉर्मूले में से एक तो आप माइनस का साइन हटा दीजिए, वो जो वर्क का फॉर्मूला है उसमें से एक तो आप माइनस का साइन हटा दीजिए और एक उसमें से टी हटा दीजिए, तो वही फॉर्मूला आपके एंट्रोपी चेंज का बन जाता है। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल का वर्क का फॉर्मूला हर बच्चे को याद है, उसमें से एक तो माइनस साइन को हटाना है, उसके अलावा उसमें से टेम्परेचर को हटाना है, तो आपके एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला बन जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम आपको जो क्वेश्चन बता रहे उससे रिलेटेड थ्योरी भी आपको साथ साथ बता रहे ताकि आपकी थ्योरी भी रिकॉल हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर एट 300 केल्विन, एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस। हमसे बोला गया एंथैल्पी चेंज क्या होगा। आपको पता है एंथैल्पी जो चेंज होता है ना, एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, एंथैल्पी चेंज इक्वल टू होता है एनसीपी डेल्टा टी, होता ही है, होता है ना। अब एनसीपी डेल्टा टी आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी कितना हो गया बेटा जी, डेल्टा टी तो जीरो हो गया। अगर डेल्टा टी जीरो है तो एंथैल्पी चेंज भी जीरो, आंसर दिया जाएगा सी। पता है ये एक बार आईटी के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ध्यान रखना, अगर आपसे आइसोथर्मल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आइसोथर्मल का क्वेश्चन है, ये देखा ना आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल के क्वेश्चन के अंदर आपसे डेलेस पूछ रहा है ना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, उसका डेलेस तो जीरो होता है। तो ये 11th नंबर का क्वेश्चन तो बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने एंट्रोपी की कैलकुलेशन का क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, हीटेड कॉपर ब्लॉक एट 130 डिग्री सेल्सियस losses 340 joule of heat to the surrounding which are at room temperature of 32 degree Celsius. Calculate the total entropy change in the universe due to this process. Assume the temperature of the block and the surrounding remain constant. चलिए जी, क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक ब्लॉक है, एक सिस्टम है, समझना मुझे, एक ब्लॉक है, एक सिस्टम हमको दे रखा है, ये ब्लॉक दे रखा है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या कर रहा है, मतलब ये सिस्टम है, ब्लॉक सिस्टम है, और इधर ये हमारी सराउंडिंग हो गई, इधर एटमॉस्फेयर जो है इसको क्या बोल दिया हमने, सराउंडिंग बोल दिया। ठीक है, ये सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है, और इधर ये हमारी सराउंडिंग हो गई, इधर एटमॉस्फेयर जो है इसको क्या बोल दिया हमने, सराउंडिंग बोल दिया।
इसको हीट कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, तो एनर्जी का क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। और आपको पता है एनर्जी का लॉस होता है तो साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक तरह से हमको जो क्यू सिस्टम है, सिस्टम कितनी एनर्जी का लॉस कर रहा है 340, तो इसी को लिख दिया -340 ये। और सिस्टम का टेम्परेचर कितना ले रहा है, तो T1 बोल देते हैं सिस्टम का टेम्परेचर। और वो इसने बोला क्या बोला इसने क्वेश्चन में, देखिए ना 130 डिग्री, ये 130 डिग्री सेल्सियस, 130 डिग्री सेल्सियस है। बेटा इसको मैं केल्विन में चेंज करूँ तो 130 को केल्विन में चेंज करना है, इसमें 273 हमने ऐड कर दिया, ये 273 हमने ऐड कर दिया, तो ये आ जाता है आपके पास में T1 जो है ना, ये आ गया 403 केल्विन, ये 403 केल्विन आ गया। ये तो हमने सिस्टम ले लिया है। सराउंडिंग की बात करें, क्यू सराउंडिंग आप जानते हैं सिस्टम जितनी हीट रिलीज करेगा उतनी सराउंडिंग गेन करेगा, बस साइन अपोजिट होगा। तो सिस्टम अगर -340 है तो सराउंडिंग क्या लिखा जाएगा, क्या +340 जूल होगा। अच्छा, सराउंडिंग जो हीट ले रहा है वो किस टेम्परेचर पर है, तो दे रखा ना 32 डिग्री सेल्सियस। तो क्या काम करें, ये जो 32 है इसको चेंज करें केल्विन में, 273 ऐड करें, इससे हमको पता लग जाएगा T2 कितना आ रहा है। तो आप इसमें ऐड करें, ये बन जाता है 305 केल्विन आ गया T2। चलिए जी, अब सिस्टम का एंट्रोपी चेंज क्या होता है, डेल्टा सिस्टम का एंट्रोपी चेंज आप जानते हैं, एंट्रोपी चेंज होता है Q अपॉन T। तो Q की जगह क्या लिखा, -340 लिखा, अपॉन T वो हमको दे रखा है 403, ये लीजिए आ जाएगा। ठीक है, सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज लिखें, डेल्टा सराउंडिंग ये लीजिए, डेल्टा सराउंडिंग क्या होगा, Q ये आता है 340 अपॉन T, और T दे रखा है 305, ये आ जाता है। हमसे बोला टोटल एंट्रोपी चेंज, टोटल एंट्रोपी चेंज डेल्टा टोटल होता है बेटा एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। सिस्टम सराउंडिंग दोनों का एंट्रोपी चेंज हमको ऐड करना है, तो इसको लिख सकते हैं -340, इसको डिवाइड कर दिया हमने 403 से, और ये लीजिए +340 अपॉन 305, ये आ जाता है। ठीक है, इसको सोल्व करके देखें, ये आता है -0.84 डिवाइड कर लेना, और ये बनता है 1.11, सोल्व करने से आंसर आता है +0.27 जूल पर केल्विन, ये इसका आंसर आ जाता है 0.27। तो ऐसे भी हम एंट्रोपी के क्वेश्चन बना लेते हैं। 0.27 प्लस ऑप्शन चेक करें, ये आ रहा है 0.27, इसका आंसर सी दिया जाएगा, सी इसका आंसर बन जाता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बढ़िया है, क्वेश्चन दे रखा है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, इसका मतलब डेल जी नोट। जो कई बार जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, तो क्या काम किया करो, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आए ना, आप क्वेश्चन पढ़ते भी चले और जो डाटा दे रखा है ना वो भी साइड में लिखते चले। कई बार क्या होता है, हम डाटा जैसे लिखते हैं ना, तो डाटा लिखते ही हमें ये भी समझ में आ जाता है यार इस क्वेश्चन के अंदर ये क्या पूछना चाहता है। ठीक है जी, देखिए हमसे बोला स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, इसका मतलब क्वेश्चन के अंदर डेल जी नोट गिवन है, डेल जी नोट गिवन है। चलो जी, हमने सबसे पहले डेल जी नोट लिखा, डेल जी नोट है -212.3 किलो जूल, ये डेल जी नोट दे रखा है। चलो जी, इफ द एंथैल्पी चेंज, अच्छा ये एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ये हमको दे रखा है -216.7 किलो जूल पर मोल, ये लीजिए डेल एस नोट दे रखा है। हमसे बोला गया कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, डेल एस नोट पूछा जा रहा है, ये डेल एस नोट पूछा जा रहा है, ये भी स्टैंडर्ड ही है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना, आप सोल्व कैसे करें बच्चे, तो आपको जो फॉर्मूला होता होगा याद है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होती है ना, डेल जी नोट इक्वल टू आता है, डेल जी नोट इक्वल टू लिखते हैं ना अपन, डेल एच नोट माइनस टी डेल एच नोट, जानते हैं। डेल जी नोट की वैल्यू पुट करें 212.3 है, तो डेल जी नोट आ गया। डेल एच नोट क्वेश्चन में दे रखा है -216.7 माइनस टी, टेम्परेचर लाना है। अब देखो क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया नहीं, पर क्वेश्चन बना रखा स्टैंडर्ड स्टेट में। आपको पता है स्टैंडर्ड स्टेट में टेम्परेचर कितना लेते हैं 25 डिग्री, तो उसको लिखेंगे हम 298 इंटू डेल एच नोट, यहाँ तक पहुँच गए। इसको सोल्व करके हम ये देखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं 298 इंटू डेल एच नोट इक्वल टू लिख सकते हैं -216.7 प्लस 212.3, यहाँ तक पहुँच गए अपन। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, इसको सोल्व करें तो इसको सोल्व किया जाएगा, तो डेल एच नोट इक्वल टू आ गया -216.7 प्लस 212.3 डिवाइडेड बाई 298, ये आंसर आ जाएगा हमारा किलो जूल में।
अच्छा, अब पहले तो देखें माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, वैसे दिख रहा है। -216 में से ऊपर क्या +212, तो माइनस, इसका इसका आंसर माइनस, और ये आ जाता है माइनस, सोल्व करके देख लेना 14.8। इसको मैंने क्या काम किया, ये जो किलो था ना 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर दिया, तो ये जूल में कन्वर्ट कर दिया, ये आंसर आ जाता है, ये हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया, ये आंसर आएगा इसके लिए। तो आंसर है डेल एस नॉट इक्वल टू -14.8 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, उसमें कोई खास बात नहीं है। आपको तो मेरे को कंसेप्ट समझाना है कि कंसेप्ट क्या होता है, आप कैसे डाटा पुट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक दिक्कत बच्चे को बस ये आती है कि सर टेम्परेचर तो दे नहीं रखा था, तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको एक बताना चाह रहे हैं, जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए और स्टैंडर्ड स्टेट में कैलकुलेशन करवा रहा हो, टेम्परेचर नहीं दे रखा हो, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है स्टैंडर्ड कंडीशन में बताया था, स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री, तो क्वेश्चन 25 डिग्री पर आपको सोल्व कर लेना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 400 केल्विन। रिएक्शन दे रखा है, 2NO हमने बना दिया, 2NOCl हमने बना दिया, 2NO + Cl2 गिवन, एक तो डेल एच नोट गिवन है, एक हमको डेल एच नोट गिवन है, और हमसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जा रहा है। तो बेटा अब इस क्वेश्चन को बनाए कैसे, तो पहले तो क्या करें, जो डेल एच दिया और डेल एच दिया, इसकी हेल्प से डेल जी निकालो। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन के अंदर डेल जी नोट निकाल लेते हैं, ये लीजिए हम डेल जी नोट निकालते हैं। डेल जी नोट क्या लिखेंगे आप, डेल जी नोट क्या लिखोगे, डेल जी नोट ये लिखोगे ना, डेल एच नोट -T डेल एच नोट, डेल एच नोट क्वेश्चन के अंदर डेल एच नोट दे रखा है 80 किलो जूल दे रखा है, -T टेम्परेचर दे रखा है 400 इंटू डेल एच नोट, वो क्वेश्चन में दे रखा है 120। पर ध्यान रखना, अब इसमें बच्चे फिर गड़बड़ क्या करते हैं, ये 120 रख के इसको सोल्व कर देते हैं, पर पता है देखो क्वेश्चन 80 क्या दे रखा है किलो में, और ये दे रखा है जूल में, तो बेटा इसको भी किलो में चेंज करना पड़ेगा जब जाके कैलकुलेशन होगी। सोल्व करें, 00 और एक 30, ये 30 कैंसिल हो गया, तो ये इसको लिख सकते हैं 48, और 80 में से 48 को माइनस किया, तो ये बन गया बेटा जी 32 किलो जूल, ये 32 किलो जूल आ गया, 32 किलो जूल आ गया। हमको लाना क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लाना है, तो एक और फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, फॉर्मूला होता है डेल जी नोट इक्वल टू -2.303 RT log K, ये फॉर्मूला होता है, इसी को बोलते हैं वन टू इक्वेशन। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला है। डेल जी नोट देखिए इधर, डेल जी नोट की जगह रखा हमने 32, ये 32 आ जाएगा, ये किलो जूल ध्यान रखना, इक्वल टू -2.303 इंटू आर की वैल्यू पुट करें, अब किलो जूल है ना, तो आर क्या रखा जाएगा 8.314 अपॉन 1000, ये तो इंटू टी, टेम्परेचर क्वेश्चन के अंदर दे रखा हमको, क्वेश्चन में देखा ना 400, ये 400 इंटू log K, हम यहाँ तक पहुँच गए। तो पहले तो हम इसको सोल्व करके log K निकाल लेते हैं बेटा, यहाँ देखा जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो log K आता है हमारे पास में, log K आता है माइनस इधर आ जाएगा, तो ये बनता है 32 इंटू 1000 अपॉन 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 400। इसको सोल्व करें तो ये आ जाता है -4.17, ये तो log K आ गया। हमको तो K लाना है, तो K की बात करें तो K क्या लिखेंगे हम, K लिख देंगे इसके लिए एंटी लॉग ऑफ -4.17, यहाँ तक हम आ गए। ठीक है, अब इसका एंटी लॉग कैसे लेते हैं, इसका एंटी लॉग आपको पहले भी बताया था मैंने, नेगेटिव डेसिमल वैल्यू का एंटी लॉग कैसे लेते हैं, नेगेटिव डेसिमल का एंटी लॉग लिखते थे ना, एंटी लॉग 1 में से माइनस करना है डेसिमल के बाद का नंबर इंटू 10 टू पावर -1 में ऐड करना है डेसिमल के पहले का नंबर, डेसिमल के पहले का नंबर तो 4 है ना, तो इसको देखें तो ये बन जाता है एंटी लॉग 1 में से 0.17 को माइनस करें तो ये बन गया आपके पास में 0.83 इंटू 10 टू पावर -5। अब यहाँ तक आ गया ना, अब यहाँ तक आने के बाद एक काम किया करो, ऑप्शन देख लिया करो। आप ये देखो कौन से ऑप्शन के अंदर 10 टू पावर -5 कुछ दे रखा है, तो ये लीजिए आप चेक करें, तो देखो 10 टू पावर -5 मेरे को तो एक ही नजर आ रहा है, ए में लिखा हुआ है 6.63, और आप ये देख भी लीजिए कि एंटी लॉग ऑफ 0.83, तो ये अप्रोक्स 6.63 बन जाता है, तो आंसर देंगे 6.63 इंटू 10 टू पावर -5, ये इसका आंसर दे दिया जाता है। आप पावर देख के क्वेश्चन बना लो ना, इतना देर तक रुकने की जरूरत नहीं होती क्वेश्चन के पास में। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है,
क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है एट 60 डिग्री सेल्सियस डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली हमने क्वेश्चन जो है वो थर्मो और केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों को मिला के क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, देखिए एट 60 डिग्री सेल्सियस डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड इज 50% डिसोसिएटेड, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एट दिस टेम्परेचर एंड 1 atm। तो देखिए हमसे डेल जी नोट पूछा जा रहा है, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, ये लीजिए हमने बोल दिया, यानी डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड यानी N2O4 है, N2O4 का ये डिसोसिएशन कर रहा है और इसके डिसोसिएशन से ये 2NO2 बना रहा है, ये 2NO2 गैस बना रहा है। हमने बोला जब T इक्वल टू 0 है तो इसका 1 मोल ले लिया, 1 और ये 0 ले लिया। T इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या बोला इसने, अब 50% डिसोसिएट हो गया। अगर बेटा 50% डिसोसिएट होगा तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस कितना लिखेंगे 0.5 और इसको लिखा जाएगा 2x की जगह 2 इंटू 0.5 लिख दे। ठीक है, अगर हम लिखें टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में टोटल मोल कितना होगा 0.5 प्लस 1, तो ये क्या 1.5 टोटल मोल आ गया हमारे पास इक्विलिब्रियम पे। अब हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम पे इस N2O4 का पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं और इक्विलिब्रियम पे हम इस NO2 का पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं। शायद आप जानते होंगे पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते थे, उसका मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन क्या होगा, उसका मोल अपॉन टोटल मोल। तो N2O4 के मोल कितने हैं 0.5 है, टोटल मोल कितना है 1.5 है, तो इसका मोल फ्रैक्शन। और टोटल प्रेशर क्वेश्चन में दे रखा ना 1 atm, ये 1 atm, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1/3 atm। तो N2O4 का पार्शियल प्रेशर 1/3 atm में आ गया। NO2 का निकालें, NO2 के मोल कितने हैं इक्विलिब्रियम पे 1, टोटल मोल कितना है 1.5 इंटू 1, इसको सोल्व करें तो ये आ जाता है 2/3 atm, 2/3 atm आ गया। चलिए ये हो गया ना। अब इसको सोल्व करके और इससे हम इसका केपी बना देते हैं। केपी क्या होगा, केपी जानते हो ना, केपी क्या लिखा जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, इसका तो स्क्वायर करेंगे अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 लिखा जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 ये आपके पास 2/3 है, तो 2/3 का स्क्वायर कर दिया तो 2/3 इंटू 2/3 लिखा जाएगा अपॉन PNO2, और वो हमको दे रखा है 1/3। इसको सोल्व करने से जो KP हमारे पास आ रहा है, KP इक्वल टू आ गया 4/3, इसको बोल दिया जाता है 1.33, ये KP आ गया। चलो जी, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमसे क्वेश्चन में बोला गया डेल जी नोट क्या होगा, डेल जी नोट निकालना है ना। अब हमने फॉर्मूला लगा दिया, डेल जी नोट इक्वल टू -2.303 RT log KP। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वैल्यू पुट करते आंसर आ जाता है 2.303। क्वेश्चन में जो डेल्टा जी है वो हमको दे रखे हैं जूल के अंदर, तो आर की वैल्यू हम रख देते हैं 8.314 इंटू टी टेम्परेचर। टेम्परेचर क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है, क्वेश्चन का टेम्परेचर दे रखा हमको 60 डिग्री है, केल्विन में चेंज करें तो ये बन जाएगा 333 इंटू लोग, और ये लोग को लिखा हमने लोग 1.33, ये 4/3 होता है बेसिकली 4/3। इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाता है -790 जूल पर मोल, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले तो क्या करना है आपको केपी निकालना है और फिर केपी की हेल्प से डेल जी नोट निकालना है। मतलब एक तरह से 2 क्वेश्चन बना दिए, तो ये हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स ये दोनों की मिक्स प्रॉब्लम है, दोनों को मिक्स करके हमने क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखा है और रिएक्शन आपके पास में क्या है, एक्स से आपने क्या बना दिया, एक्स से आपने वाई बना दिया, एक्स से आपने क्या बना दिया वाई का फॉर्मेशन कर दिया है। वैल्यू ऑफ डेल एच नोट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दे रखा है, आपको निकालना क्या है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज निकालना है। चलिए जी, सबसे पहले क्या करें, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले डेल जी नोट निकालते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा, हमको डेल जी नोट लाना पड़ेगा बेटा। तो डेल जी नोट निकालते हैं। डेल जी नोट कैसे निकालेंगे, देखो इधर डेल जी नोट इक्वल टू होता है डेल एच नोट माइनस टी डेल एच नोट, ये होता है। ठीक है, ये होता है, पर इससे तो काम होगा नहीं, हम ये भी तो कर सकते हैं ना, डेल जी लाना है तो ये भी तो फॉर्मूला होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में 2.303 RT log K, क्योंकि यहाँ पर हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, ये ना, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डेल्टा जी ले आते हैं पहले।
वैल्यू पुट करते हैं 2.303, वैल्यू पुट करना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आर, ठीक है। आर की वैल्यू जूल में रख देते हैं तो ये बन जाता है 8.314 जूल में कर लेते हैं कैलकुलेशन। आर इंटू टी, टेम्परेचर कितना रखेंगे बेटा, टेम्परेचर स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना रखा हमने, ये रख दिया हमने 298 इंटू लॉग, ये लॉग लिया हमने इंटू लॉग, लॉग के और के की वैल्यू हमको दे रखी है 1.8 इंटू 10⁻⁻7, यहाँ तक पहुंच गए अपन। इसको सोल्व करना पड़ेगा, देखिए इधर माइनस ये लिखा हमने 2.303 इंटू, वैसे काम करें, आप कैलकुलेशन आसान बनाना चाह रहे हो ना, तो जो 2.303 है इसको 8.314 से मल्टीप्लाई किया तो ये अप्रोक्स हमको 20 आसपास दे देता है, और 298 को आप 300 मान लेना, तो आप इसको कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो। मैंने हिंट दे दिया है, 8.314 इंटू 2.303 को क्या कर लेना, 20 ले लेना, 298 को 300 लेके और इसको मल्टीप्लाई कर लेना तो ये आ जाता है, ठीक है, बना लेना। चलिए मैं देखें, ये लिखा हमने 8.314 इंटू ये 298 यहाँ तक आ गए, ये तो लिखा हुआ है ना। इसको क्या अब लॉग को सोल्व करना बता देता हूँ, इसको लिख दें लॉग 1.8 प्लस लॉग 10⁻⁻7 है बेटा। इसको मैंने काम करते हैं, इसको लिख देते हैं -2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 298, ठीक है, और ये ब्रैकेट में लिख दिया जाता है log 1.8 -7 यहाँ तक आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको देखें, अब बात आती है log 1.8 को कैसे सोल्व करें सर, तो log 1.8 को सोल्व करने का तरीका क्या होगा, देखो उधर log 1.8 या आपको log 1.8 को सोल्व करना है ना, आप इसको लिख दिया करो log 18/10, 18 को लिखा करो ऐसे दे 2 इंटू 9 तो ये बन जाएगा log 2 इंटू log 9 माइनस log 10 आ जाएगा, log 2 log 9 आप सभी जानते हैं, तो इसको सोल्व करके इसको लाया जा सकता है। तो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाता है -2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 298, इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है -6.74, ये माइनस और माइनस देखा जाए तो माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास आ जाता है ये 38484 जूल, ये मेरे पास में डेल्टा जी नोट आ गया, मैंने जूल में निकाल लिया, ये लीजिए, ठीक है जी। अब हमको डेल एच लाना है, हमने फॉर्मूला लगा दिया, डेल जी नोट इक्वल टू लिखा जाता है, डेल जी नोट इक्वल टू होता है डेल एच नोट माइनस टी डेल एच नोट आता है, ठीक है। हमको तो डेल एच लाना है ना, तो इससे देखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं टी डेल एच नोट इक्वल टू लिखा जाएगा डेल एच नोट माइनस डेल जी नोट अपॉन इस टी को दे दें, टी आ जाए, वैल्यू पुट करें, डेल एच नोट क्वेश्चन के अंदर डेल एच नोट की दे रखा आपको 28.40, ये दे रखा है 28.40, ये किलो है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी जूल में चेंज कर दिया, डेल जी नोट ऑलरेडी मेरा जूल में ही है 38484 अपॉन टी, टेम्परेचर स्टैंडर्ड ये लिखा हमने 298, इसको सोल्व करता हूँ तो जो डेल एच नोट है ये मेरे पास आ जाता है -33.8 जूल पर केल्विन पर मोल, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो आंसर है -33.8 जूल पर केल्विन पर मोल, ए आंसर दिया जाएगा इसके लिए, ठीक है, ए आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा कैलकुलेशन, अच्छा क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस द प्रोसेस ऑलवेज नॉन फिजिबल, आपसे बोला जा रहा है कि प्रोसेस ऑलवेज नॉन फिजिबल किस केस में होगा, ऑलवेज नॉन फिजिबल, देखिए ऑलवेज नॉन फिजिबल का मतलब क्या हुआ, डेल्टा जिसका पॉजिटिव आना चाहिए यार, नॉन फिजिबल कब होगा, जब डेल जी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आ जाए, ऐसे समझना। डेल जी जो है ना, डेल जी क्या होता है, डेल जी होता है आपका डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ऑप्शन से चेक करते हैं। अब फर्स्ट क्या तरह का डेल एच पॉजिटिव हो, चलो एक बार के लिए मान लेते हैं, ऐसे चेक करें, डेल एच पॉजिटिव हो तो डेल एच पॉजिटिव हो, दूसरा डेल एच पॉजिटिव, अगर डेल एच पॉजिटिव है तो टी डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यार एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसको तो बोल ही नहीं सकते कि ऑलवेज नॉन फिजिबल होगा, ये तो फिजिबल हो सकता है, अगर टी डेल्टा एच डेल एच से बड़ा हो तो फिजिबल हो सकता है ना, इसने तो क्या बोला ऑलवेज ही नॉन फिजिबल हो, तो ए वाला तो ऑलवेज नॉन फिजिबल नहीं हो सकता। चलो जी बी को चेक करते हैं, बी डेल एच नेगेटिव, ये डेल एच नेगेटिव, ये डेल एच नेगेटिव ले लो,
और डेल एच पॉजिटिव, तो ये आपने पॉजिटिव ले लिया, ये पॉजिटिव ले लिया। अरे बेटा ये पॉजिटिव लेंगे तो इसके आगे नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये तो ऑलवेज ही फिजिबल होगा, तो ये भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। सी पे चले, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो डेल्टा एच को पॉजिटिव लो, ये डेल्टा एच पॉजिटिव ले लिया। डेल्टा एच नेगेटिव है, ये आपने क्या बोला नेगेटिव, और इसके आगे एक और नेगेटिव है, इसका मतलब ये पॉजिटिव आ गया। यार बेटा ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा जी पॉजिटिव तो ये तो ऑलवेज ही नॉन फिजिबल होगा। आंसर दिया जाएगा सी, आंसर देंगे इसके लिए सी आंसर आ जाएगा। डी को चेक करना चाहो, डी को चेक कर लो। डी को चेक करें, देखो डी को अगर चेक करें तो आप क्या लिखेंगे, डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। डेल्टा एच नेगेटिव, आपने ये बोल दिया ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और डेल एच नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन गया पॉजिटिव। अब एक क्वांटिटी नेगेटिव है, एक क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वाली क्वांटिटी अगर बड़ी हो तो डेल्टा जी नेगेटिव आ सकता है ना, मतलब ऑलवेज नॉन फिजिबल तो नहीं हो सकता है ना, तो ऑलवेज नॉन फिजिबल तो आपका सी वाले केस में होगा। तो जो सी है इसका आंसर दिया जाएगा ऑलवेज नॉन फिजिबल। ठीक है, सी आंसर देंगे इसके लिए, ऑलवेज नॉन फिजिबल। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, रिएक्शन अकर स्पॉन्टेनियसली इफ, ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट दे रखा है टी डेल एच ग्रेटर देन डेल एच एंड डेल एच इज पॉजिटिव एंड डेल एच इज नेगेटिव। सेकंड गिवन है टी डेल्टा एच इक्वल टू डेल एच, बोथ डेल एच एंड डेल एच आर पॉजिटिव। थर्ड गिवन है, सी गिवन है टी डेल एच इज लेस देन डेल एच, बोथ डेल एच एंड डेल एच आर पॉजिटिव। और एक और आपको दे रखा है टी डेल एच ग्रेटर देन डेल एच, बोथ डेल एच एंड डेल एच आर पॉजिटिव। ठीक है, इसको अपन ऐसे करते हैं, देखो स्पॉन्टेनिटी को देखने का तरीका आपका होता है डेल्टा जी, और डेल्टा जी गिव्स एनर्जी, बोलते हैं ना, अगर डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल्टा जी अगर जीरो है तो होता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हमने सबसे पहले तो इसको बोला जाता है, ये जो डेल जी है ना, तो हमने फॉर्म लिखा सबसे पहले तो कि भाई देखो डेल जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा, ये होता ही है। डेल जी इक्वल टू आपके पास क्या हुआ, डेल एच माइनस टी डेल्टा एच हुआ ना। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा, देखिए वन बाय वन चेक करते हैं। ए ऑप्शन क्या दे रखा हमको, ए दे रखा है डेल एच एंड डेल एच पॉजिटिव है, देखो क्या दे रखा है डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव बोल रहा है ये, इसको पॉजिटिव बोला, और डेल्टा एच को क्या बोला नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव बेटा तो ये नेगेटिव, इसके आगे एक और नेगेटिव, ये भी क्या बन गया नेगेटिव, नेगेटिव मिलके क्या बन गया पॉजिटिव। तो देखो डेल एच भी पॉजिटिव हो गया, टी डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो गया, तो जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी आपका क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा ना, स्पॉन्टेनियस तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ए आंसर तो इसका हो नहीं सकता, ए नहीं होगा। समझ में आ गई पॉइंट। चलिए जी, ए नहीं हो सकता। बी को चेक करते हैं, बी फॉर्मूला लगाया हमने वही, डेल जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, समझते चलिए। बी क्या बोला है, टी डेल्टा एच इक्वल टू डेल एच, अगर ये इक्वल हो जाएगा तो वैसे ही नहीं हो रहा है, इसको तो छोड़िए। 80 पे चले, सी डेल्टा जी होता है ना, डेल्टा जी इक्वल टू लिखते हैं अपन डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ये होता है। इसने क्या बोला, बोथ डेल एच एंड डेल एच आर पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो, तो देखो दोनों पॉजिटिव, पहले दोनों पॉजिटिव हो, इसका मतलब डेल्टा एच क्या बोला इसने, ये पॉजिटिव बोल दिया, ये पॉजिटिव बोल दिया। और जो टी डेल्टा एस है, सॉरी डेल एस को क्या बोल रहे हैं पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, इसके आगे साइन नेगेटिव, इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव होगा। अच्छा साथ में क्या बोला कि जो टी डेल्टा एस है ना, टी डेल्टा एस, ये जो टी डेल्टा एस है, ये जो टी डेल्टा एस है वो क्या होना चाहिए, और टी डेल्टा एस जो है ना वो आपका डेल्टा एस से छोटा होना चाहिए। अगर बेटा ये डेल्टा एस से छोटा होगा तो इसका एल्जेब्रिक सम तो कितना आ जाएगा पॉजिटिव, तो मतलब ये तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। डी को चेक कर रहे हैं, डी डेल्टा जी क्या लिखेंगे आप, डेल्टा जी होता है डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा सी होता है। जी में डी में क्या बोला, डी में बोला बोथ डेल एच एंड डेल इज पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। चले जी, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, और डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है, इसके आगे साइन क्या आ गया, ये नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। हाँ अब इसने क्या बोला, हाँ अगर ऐसा हो कि जो टी डेल्टा एस है वो डेल्टा एस से हमारा बड़ा हो, अगर ये ग्रेटर होना तो फिर क्या बोलेंगे, डेल्टा जी क्या आएगा नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो बोलेंगे स्पॉन्टेनियस होगा। तो जो डी ऑप्शन है ना वो एकदम करेक्ट है। क्या है कि डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों का साइन पॉजिटिव होने चाहिए, पर उसमें भी टी डेल्टा एस जो है ना वो जीरो से बड़ा होगा, तो हमारा जो डेल जी वो नेगेटिव आएगा, और डेल जी नेगेटिव होगा तो प्रोसेस जो होगा स्पॉन्टेनियस। डी आंसर टिक कर देंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, नीट के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने ले लिया है व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज फॉर कन्वर्जन ऑफ 1 ग्राम ऑफ आइस टू वाटर। आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब
H2O जो आइस है, H2O सॉलिड, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया H2O लिक्विड के अंदर। ये लीजिए, एंट्रोपी चेंज निकालना है, डेल्टा एस फ्यूजन दे रखा है। आप जानते होंगे कि जो एंट्रोपी चेंज होता है डेल्टा एस फ्यूजन, डेल्टा एस फ्यूजन क्या लिखते हो आप, ये तो लिखते हो डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी, ये लिखा जाता है। डेल्टा एस फ्यूजन क्वेश्चन के अंदर दे रखा है हमको 6.025 अपॉन टी, टेम्परेचर 273, ये हमने 270 रख दिया है, ठीक है। अब इसमें जो डेल एच है ना वो किस में दे रखा है, किलो के अंदर दे रखा है, तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई करते इसकी यूनिट बन जाती है जूल, जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल आ गया। पर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा, 1 ग्राम आइस है, मतलब आइस को 1 ग्राम लेना है, तो ये तो 1 मोल के लिए है, तो 1 मोल के लिए कि आपको क्या बनाना है 1 ग्राम के लिए, तो क्या काम करेंगे 6.025 इंटू 1000 अपॉन 273, ये तो बेटा किसके लिए, ये तो आपका पर मोल के लिए, हमको किसके लिए लाना है पर ग्राम के लिए, तो इसको क्या करते हैं मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दें, ये कन्वर्ट हो जाएगा जूल पर केल्विन पर ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है ये आ जाता है 0.0012, या हम आंसर दे सकते हैं ये 1. आंसर ये तो किलो में ना, ये सॉरी इसका आंसर आ जाता है, ये तो किलो है, इसको सोल्व करें तो ये आंसर आ जाता है 1.23 जूल पर केल्विन पर ग्राम, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है 1.23 इसके लिए आंसर आ जाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व इन कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर एट 373 केल्विन टू वेपर एट द सेम टेम्परेचर। मतलब ये हमको क्वेश्चन में बोला है कि हमको लिक्विड जो वाटर है H2O लिक्विड को H2O गैस में चेंज करना है, ये तो होगा वेपोराइजेशन। इसके लिए एंट्रोपी चेंज हमसे पूछा जा रहा है। अब बेटा इसका एंट्रोपी चेंज क्या लिखोगे, तो इसका एंट्रोपी चेंज ये लिखेंगे ना, डेल्टा एस वेपोराइजेशन क्या आना चाहिए, डेल्टा एस वेपोराइजेशन आना चाहिए ना, डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी। डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्वेश्चन में दे रखा ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये दे रखा हमको 2.257, पता है आंसर सारे पर मोल दे रखे हैं, इसमें हीट क्या दे रखी है 2.257 किलो जूल है। पहले तो मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन टेम्परेचर इसको रखा 373, ये जो आंसर है ना बेटा ये आंसर आ जाएगा जूल पर केल्विन पर ग्राम, क्योंकि इसने हीट पर ग्राम में दे रखी है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हीट पर ग्राम में देखिए 4 ऑप्शन देखो, ऑप्शन किस में दे रखे हैं पर मोल, इसका मतलब पर ग्राम की हीट को किस में चेंज करना है, पर मोल की हीट में चेंज करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा 2.257 इंटू 1000 अपॉन 373, अब पर ग्राम है इसका मतलब ये 1 ग्राम का एंट्रोपी चेंज है, तो 1 मोल का क्या होगा तो ज़्यादा होगा ना, तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज हो जाएगा जूल पर केल्विन पर मोल में आंसर आ जाएगा। इसको सोल्व करने से बेटा जिसका आंसर आ जाता है ये आता है 108.9 जूल पर केल्विन पर मोल, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, ठीक है। बी आंसर टिक कर देंगे इसके लिए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा डेल्टा एच अपॉन टी होगा। अगर फ्यूजन है तो फ्यूजन की हीट लेना है, वेपोराइजेशन है तो वेपोराइजेशन की हीट लेना है। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर एंट्रोपी चेंज पर मोल में दे रखा है ना आंसर में, तो आपको हीट भी पर मोल में लेना है। कई बार एग्जाम में क्या करते हैं ये पर ग्राम में दे देते हैं, तो पर ग्राम को पहले हमको पर मोल में चेंज करना होगा, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 तो बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया है मैंने, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए, आपको लग रहा होगा कि सर बड़ा सा लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन लिया है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, 2 लाइन का इसका आंसर है। क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट इज बर्न इन बॉम्ब कैलोरीमीटर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure according to this reaction। रिएक्शन दे रखा है कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड प्लस O2 गैस, हमने CO2 गैस बना दिया है। During the reaction, temperature rises from 298 Kelvin to 299 Kelvin. If heat capacity of bomb calorimeter is 20.7 kilojoule per Kelvin, what is the enthalpy change for the above reaction at 298 and 1 atm pressure? ठीक है, समझना।
सबसे पहले जो बॉम किलोमीटर का क्वेश्चन है इसको सोल्व करने के लिए बॉम किलोमीटर से एक हमारे पास फॉर्मूला होता है जिससे हम डेल ई या फिर डेल यू डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो डेल ई या डेल यू का फॉर्मूला होता है बॉम किलोमीटर का माइनस जेड डेल्टा टी अपॉन डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई मोलिकुलर मास, ये फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद कर लेना है। इसमें जेड होता है हीट कैपेसिटी, वैल्यू पुट करें, जेड होता है हीट कैपेसिटी, क्वेश्चन के अंदर हीट कैपेसिटी दे रखा है 20.7 ये हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी, कितना टेम्परेचर राइज हुआ 298 से 299, इसका मतलब 1 का राइज हुआ अपॉन डब्ल्यू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमने ले रखा है 1 ग्राम ग्रेफाइट, ये 1 ग्राम ग्रेफाइट इंटू इसका मोलिकुलर मास, ग्रेफाइट का मोलिकुलर मास होता है 12। इसको सोल्व करने से ये जो डेल यू है ये हमारे पास आता है माइनस 248.4 किलोजूल पर मोल। ये तो डेल यू आया है, ये तो बेटा डेल यू या डेल ई आ गया। क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या बोला गया, व्हाट इज एंथैल्पी एंड डेल एच पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में डेल एच पूछा ना, अब आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे डेल एच इक्वल टू होता है डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी। आपको डेल एन जी निकालना पड़ेगा, रिएक्शन आपको दे रखी है, इस रिएक्शन का डेल एन जी निकालें तो देख सकते हैं इसका डेल एन जी क्या आ रहा है, केवल गैस मोल लेते हैं तो 1 - 1 0, क्योंकि ग्रेफाइट तो सॉलिड होता है तो 0। जब डेल एन जी 0 तो आंसर क्या देंगे, डेल्टा एच और डेल्टा ई दोनों इक्वल होंगे, आंसर आ जाता है माइनस 248.4 किलोजूल पर मोल। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा, ये बी आंसर आ जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है ये वाला, आंसर है बी, बी आंसर दिया जाएगा इसके लिए। ठीक है, आपको देख के लगा होगा कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पर 2 स्टेप का इसका आंसर है। एक तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए कि बॉम किलोमीटर से जो डेल ई है और जो डेल यू है इसका फॉर्मूला होता है माइनस जेड डेल्टा टी अपॉन डब्ल्यू इंटू मोलिकुलर मास, इससे डेल ई आ जाएगा और डेल ई से पे डेल एच आराम से लाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वाटर वेपर इज अज्यूम टू बी अ परफेक्ट गैस, मोलर एंथैल्पी चेंज एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज 41 किलोजूल पर मोल वाटर का। ठीक है, डेल्टा एच दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर हमको डेल एच दे दिया गया, आपसे बोला गया द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन, आपसे मतलब क्वेश्चन के अंदर डेल एच दे रखा है। इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसने क्या दिया हमको, इसने हमको डेल एच दिया और डेल एच दे रखा हमको 41 किलोजूल पर मोल। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये डेल्टा एच दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा है, इंटरनल एनर्जी चेंज डेल यू पूछा जा रहा है किसके लिए, 1 मोल ऑफ वाटर वेपोराइजेशन, 1 मोल वाटर का वेपोराइजेशन हो रहा है, इसका H2 लिक्विड को किस में चेंज करवा रहा है, ये H2 गैस में चेंज करवा रहा है, और इसके लिए बोला डेली कितना होगा, तो इसका डेली निकाल 1 मोल है ना, तो 1 मोल का वेपोराइजेशन है तो 1 ही मोल बनेगा, तो बेटा इसका डेल एन जी निकालें, डेल एन जी क्या लिखोगे 1 - 0 इक्वल टू 1 आ जाएगा। आप फॉर्मूला लगा दीजिए, डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, ये होता है। डेल एच की जगह हमने क्या रखा 41 रखा, डेल यू लेकर आना है, डेल एन जी 1 आर इंटू टी, क्वेश्चन कितने डिग्री पर है 100 डिग्री पर है और किलो जूल है तो डायरेक्ट लिख दे 3.1, तो इसको सोल्व करें तो डेल यू है ये हमारे पास आ जाएगा 37.9 किलो जूल, ये लीजिए ये पर मोल आ जाएगा, ये तो फर्स्ट आ गया। सेकंड चेक करें, सेकंड आपसे क्या पूछा जा रहा है, सेकंड बोला 1 मोल ऑफ वाटर, क्या बोल रहा है 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आइस में, यानी H2 सॉलिड से क्या बना दिया, H2 लिक्विड से क्या बना दिया, H2 सॉलिड बना दिया, तो यार इसमें तो वॉल्यूम चेंज नेग्लिजिबल है, तो इसका अगर डेल एन जी देखें तो डेल एन जी एक तरह से जीरो ही मान ले इसका, तो इसका डेल एन जी जीरो होगा, जब डेल एन जी जीरो होगा तो क्या बोल देंगे डेल एच और डेल यू दोनों इक्वल होंगे ना, तो इसका जो डेल यू है वही आ जाएगा जो डेल एच होगा, आंसर देंगे 41 किलो जूल, ये 41 आ गया। ठीक है, तो आंसर क्या दिया जाएगा इसका, फर्स्ट का आंसर देंगे 37.9, सेकंड का आंसर देंगे 41, ए आंसर टिक करके आ जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ, इसका जो ए पार्ट है वो तो एग्जाम में कई बार पूछा गया, नीट के एग्जाम में भी 2-3 बार आ चुका है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो नीट के एग्जाम में भी 2-3 बार आ चुका है, फर्स्ट वाला पार्ट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन लिया हमने, नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर रिडक्शन ऑफ लेड ऑक्साइड टू लेड बाय कार्बन, लेड ऑक्साइड से लेड बना, रिडक्शन हुआ कार्बन से, तो रिएक्शन हमको दे रखी है, ठीक है, बिकम स्पॉन्टेनियस फॉर द रिएक्शन डेल एच एंड डेल एच ये दे रखे हमको। अब स्पॉन्टेनियस कब होगी, तो आप ऐसे लिखे ना, देखो डेल्टा जी जो होता है, डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा जी होता है, रेड कलर का पेन लेते हैं।
ठीक है। स्पॉन्टेनियस हो, स्पॉन्टेनियस के लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो हम बोल देंगे स्पॉन्टेनियस होगा भैया। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस हो, डेल जी नेगेटिव होना चाहिए, इसको देख के बताइए डेल जी नेगेटिव हो, उसके लिए क्या बोल देंगे कि जो टी डेल्टा एस है वो क्या डेल्टा एस से बड़ा होना चाहिए, यानी जो आपका टेम्परेचर है वो किससे बड़ा हो, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस से बड़ा हो। देखते चले, डेल्टा एच क्वेश्चन के अंदर डेल एच कितना दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर डेल एच दे रखा हमको 108.4, ये किलो में है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन डेल एस ये हमको दे रखा है 190, ये ऑलरेडी जूल में है। इसको सोल्व करते हैं, जो इसको सोल्व करेंगे तो ये आता है 570.5, ये आ गया। इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस कब होगा, तो बोल देंगे स्पॉन्टेनियस होगा जब टेम्परेचर 570.5 केल्विन से ग्रेटर होगा। आंसर दिया जाएगा बी, बी आंसर देंगे कि अगर ये 570.5 से ग्रेटर टेम्परेचर होगा तो इस क्वेश्चन को ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है हमारी ये 570.5 केल्विन पर इक्विलिब्रियम पे है, अबो 570.5 केल्विन ये स्पॉन्टेनियस है, और बिलो 570.5 केल्विन ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।